Hello student, I am Hariom Narware. We are starting preparation of electrical measurement and instrumentation. We are starting topic calculation of limiting error. If errors are given in the form of first standard deviation, second variance, third probable error, fourth uncertainty. We are starting with standard deviation. Case first, if errors are given in the form of standard deviation, let we have x which is function of x1, x2, x3 and xn और सारे वेरिएबल्स x1, x2, x3 और xn की एरर भी गिवन रहेगी आपको, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में है। x1 की एरर सिग्मा 1, x2 की एरर सिग्मा 2 और x3 की एरर सिग्मा 3 और xn की एरर सिग्मा n। तो जो एरर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन है। देन लिमिटिंग एरर ऑफ एप्सिलॉन x, तब इस x की जो रिजल्टेंट लिमिटिंग एरर रहेगी वो कितनी रहेगी, वो हमें इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। डेल x बाय x लिमिटिंग एरर को ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस x का इस x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं इनटू सिग्मा 1 स्क्वायर। फिर इस x का इस x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। जितने भी वेरिएबल रहेंगे हमारे पास सभी के रेस्पेक्ट में हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, उसका स्क्वायर करना है और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, और ये प्रोसीजर चलते रहेगी xn तक, जितने वेरिएबल रहेंगे उतना। सपोज करते हैं कि xn वेरिएबल है, उस कंडीशन में डेल x बाय डेल xn का होल स्क्वायर इनटू सिग्मा n स्क्वायर। ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। चलो मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। तो ये है हमारा फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लिमिटिंग एरर if errors are given in the form of standard deviation। एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें पता करना है। टोटल करंट फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और I1 क्वेश्चन में गिवन है 150 प्लस माइनस 1 और I2 की वैल्यू गिवन है 230 प्लस माइनस 2। और ये जो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 है ये एरर है, और क्वेश्चन में गिवन है कि एरर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो एरर दिख रही है आपको प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 की वैल्यू है। सिग्मा 1 की वैल्यू 1 होगी और सिग्मा 2 की वैल्यू 2 हो गई। ये एरर हमें क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन पूछ रहा है करंट फाइंड आउट कीजिए। तो और ये जो एरर आपको ऑप्शन में दिख रही है, चारों ऑप्शन में, ये सारी परसेंटेज फॉर्म में है। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट केस, इफ़ एरर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तब हमें लिमिटिंग एरर इस फार्मूले की हेल्प से मिल जाएगी। चलो देखते हैं इस फार्मूले को कैसे यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये फार्मूला तब वैलिड है जब x फंक्शन हो x1, x2, x3 का और एरर स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में हो, तब ये फार्मूला वैलिड है। यहाँ पर x का फंक्शन था और वेरिएबल क्या थे उसमें, x1, x2, x3। यहाँ पर देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल करंट I फाइंड आउट करना है, और इस I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। देखो यहाँ पर I करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, I1 और I2, इसलिए I की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। जैसे यहाँ पर x फंक्शन है x1, x2, x3 का, उसी प्रकार से यहाँ I किसका फंक्शन है, I1 और I2 का फंक्शन है। तो जहाँ x है वहाँ उसको मैं I से रिप्लेस कर दूंगा x को, और जहाँ x1 है वो I1 है। तो बस इस फार्मूले को रिप्लेस करता हूँ, एप्सिलॉन x को I से रिप्लेस कर रहा हूँ इसलिए यहाँ I आ जाएगा। इस फार्मूले को देखो, यहाँ डेल I बाय I आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल करंट की एरर है। ये हो जाएगा डेल I अपॉन I1 का स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर
अब हमारे पास केवल दो ही वेरिएबल है, इसलिए जैसे यहाँ x को x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया था, उसी प्रकार से i को अब i2 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसका स्क्वायर कर दिया सिग्मा 2 स्क्वायर। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। बस i को जब i1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, तो आप समझ लो क्या होगा इसका रिजल्ट। देखो इधर, यहाँ i इक्वल टू i1 प्लस i2 है। जब मैंने इस i को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया i1 के रेस्पेक्ट में, डेल i अपॉन i1, तो जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो एक बात को आप ख्याल रखिए, जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली, उस टर्म को छोड़कर जितनी भी टर्म होती है सभी को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। अब यहाँ पर देखो, डेल अपॉन डेल i1 और i की प्लेस पर क्या रख दूँ, i1 प्लस i2, और डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल बाय डेल i1 इंटू i1। ये पहले इस i1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया और फिर इस i2 का डिफ्रेंशिएशन, डेल i1 i2। आप ऐसा समझ लो कि इसका इस डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लाई हो गया, पहले इस i1 में फिर इस i2 में। तो जब i1 का i1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो वैल्यू आ जाएगी 1, और जब ये i2 तो कांस्टेंट हो गया i1 के लिए, क्योंकि पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको छोड़ के जितनी भी टर्म होती है सारी कांस्टेंट होती है। तो ये एक प्रकार से i2 कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। तो डेल i बाय डेल i1 की वैल्यू आ गई 1। उसी प्रकार से डेल i बाय डेल i2 करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 ही आने वाली है। डेल i अपॉन डेल i2 करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। क्यों आएगी उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि सेम ऐसे ही होगा। बस यहाँ पर जब i1 का i2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो i2 के लिए i1 तो कांस्टेंट है, क्योंकि पार्शियली डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको छोड़कर जो भी टर्म रहती है वो सारी कांस्टेंट होती है। तो i2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जब i1 का डिफ्रेंशिएशन करें तो i1 एक प्रकार से कांस्टेंट है और उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और i2 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये डिफ्रेंशिएशन तो यार आपको आना ही चाहिए, 11th 12th में हमने पढ़ा है, और फिर भी नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली मुझसे मिलो, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो इसे मिटा देता हूँ। इतनी तो अंडरस्टूड है कि आपको डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, आता है तो बस। और सिग्मा 1 क्या हो गया, यहाँ पर सिग्मा 1 1 है और सिग्मा 2 2 है। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे लिमिटिंग एरर आ जाएगी। डेल i बाय डेल i1 1 है, स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 भी 1 है, प्लस डेल i बाय डेल i2 की वैल्यू भी 1 है और सिग्मा 2 की वैल्यू यहाँ 2 है, इंटू 2 का स्क्वायर। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन i इक्वल टू √5%। तो √5 की वैल्यू होती है 2.24। अब यहाँ 400 क्यों आया, क्योंकि टोटल करंट क्या है, i1 और i2 का सम है, तो जब वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये तो 400 आ जाएगी। जब i1 और i2 को जोड़ेंगे तो वैल्यू 400 आ जाएगी, और जो लिमिटिंग एरर आई है वो √5% मीन्स 2.24%। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब रिटर्न केस फर्स्ट पर आते हैं। इफ एरर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने देखा अभी। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक्चुअल में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबल एरर के, और प्रोबेबल एरर प्रोपोर्शनल होती है अनसर्टेनिटी के। ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है प्रोबेबल एरर, और ये है अनसर्टेनिटी। यहाँ पर देखिए आप, ये जो तीन फॉर्म है, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबल एरर और अनसर्टेनिटी, इन तीनों का रिलेशन हमें पता चल गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबल एरर, प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। इसलिए इन तीनों फॉर्म में लिमिटिंग एरर निकालने के लिए एक ही जैसे फार्मूले का यूज़ होगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यदि केस 2 की बात करूँ मैं, केस 2 अगर मेरा ऐसा हो जाए, इफ़ एरर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबल एरर, अगर ऐसा केस 2 आ जाए तो इसके फार्मूले में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो यहाँ पर, और सपोज करते हैं कि x फंक्शन है x1 x2 x3 का, इसे एज इट इज़ रहने देते हैं, और जब एरर प्रोबेबल एरर की फॉर्म में हो, मीन्स R1 R2 R3 की फॉर्म में हो अप टू Rn, x1 की एरर R1 है, x2 की एरर R2 है, x3 की एरर R3 है,
ऐसा गिवन हो, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला था उसी में बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो प्रोबेबल एरर के केस में भी वही फार्मूला रहेगा। ये देखो, बस यहाँ R1 स्क्वायर कर दो, यहाँ पर R2 स्क्वायर कर दो, यहाँ R3 स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबल एरर दोनों प्रोपोर्शनल है। बस इतना सा चेंज आएगा। अब थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस, इफ एरर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड, अनसर्टेनिटी, तो x तो x1 x2 x3 xn का फंक्शन है और एरर अनसर्टेनिटी के फॉर्म में है। एरर अनसर्टेनिटी का फंक्शन है W1, W2, W3 अप टू Wn। x1 की अनसर्टेनिटी W1 है, x2 की अनसर्टेनिटी W2 है, और जो लिमिटिंग एरर का फार्मूला है उसमें बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि R और W ये भी प्रोपोर्शनल है, इसलिए बस जहाँ R1 है वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा W1, R2 रिप्लेस हो जाएगा W2 से, और R3 रिप्लेस हो जाएगा W3 से। तो जब क्वेश्चन अगर आएगा आपको, तो आपको वैसे ही करना है जैसा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो क्वेश्चन था उसे सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से हमारे 3 फॉर्म कंप्लीट हो गए। यदि एरर स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में हो या फिर प्रोबेबल एरर के फॉर्म में हो, ये प्रोबेबल एरर है, कहाँ लिख दिया मैंने वेरिएंस में, और अनसर्टेनिटी के फॉर्म में हो, तब हमें लिमिटिंग एरर कैसे कैलकुलेट करना है वो क्लियर है। अब यदि लिमिटिंग एरर हमें फाइंड आउट करना है और एरर वेरिएंस के फॉर्म में हो, तब कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब वेरिएंस टॉपिक की स्टडी करने से पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम वेरिएंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक न्यूमेरिकल है, W रिलेटेड टू एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड आर मीटर रीडिंग। एक्स वाई और जेड ये मीटर की रीडिंग है। आगे पढ़ते हैं। हियर W इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन जेड। W इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन जेड क्वेश्चन में गिवन है, विथ मीटर्स ऑफ एक्यूरेसी। ये जो पहला मीटर है, ये जिसकी रीडिंग x है, इसकी एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.5% ऑफ रीडिंग। आगे पढ़ते हैं। कॉमा, प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। और दूसरा मीटर है जिसकी रीडिंग y है, इसकी एक्यूरेसी प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्वेश्चन में कितना गिवन है, 100। और आगे क्या बोल रहा है, एंड प्लस माइनस 1.5% ऑफ रीडिंग। और जो थर्ड मीटर है, इसकी एक्यूरेसी 1.5% ऑफ रीडिंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द एक्चुअल रीडिंग ऑफ 3 मीटर्स आर 80, 20 एंड 50। और एक्चुअल में इसकी जो रीडिंग है, इसकी 80 है, इसकी 20 है और इसकी 50 है। तो हमारे पास रीडिंग भी है और हमारे पास एक्यूरेसी भी है। अब ये जो एक्यूरेसी है वो प्लस माइनस 0.5% ऑफ रीडिंग है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसकी प्लेस पर क्या आएगा, देखो, प्लस माइनस 0.5% ऑफ रीडिंग। रीडिंग कितनी है, 80। इसे जब सॉल्व किया मैंने, तो मेरी वैल्यू यहाँ पर आ गई। तब इसकी वैल्यू यहाँ पर 0.4 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 80 है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो प्लस माइनस 0.4 है। अब उसी प्रकार से इस y में इस एक्यूरेसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो कि 100 है, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू 20 प्लस माइनस 1 हो जाएगी। अब z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, z की एक्यूरेसी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कितनी है, प्लस माइनस 1.5% ऑफ रीडिंग। रीडिंग कितनी है, 50 से 2 टाइम्स कट जाएगा। और इसकी वैल्यू यहाँ पर 0.75 आ जाएगी। और यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो प्लस माइनस 1 आई थी, ये प्लस माइनस 0.4 आई थी यहाँ पर, और ये प्लस माइनस
0.75 आ गई। इसलिए z की ओवरऑल वैल्यू कितनी है, वो तो 50 है, और जो एक्यूरेसी वो प्लस माइनस 0.75, ये हो गई वैल्यू और ये हो गई एक्यूरेसी। अब क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ W विल बी। हमें अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी है हमारे मेजरमेंट में। यहाँ एक बात का और ध्यान रखो आप कि यहाँ हमें जो एक्यूरेसी दी है क्वेश्चन में, हमें ये पता ही नहीं कि किस फॉर्म में है, इसलिए हम इसे अनसर्टेनिटी मानेंगे कि ये जो एक्यूरेसी है ये अनसर्टेनिटी W1, W2 और W3। W1 की वैल्यू प्लस माइनस 0.4, W2 की वैल्यू प्लस माइनस 1, W3 की वैल्यू प्लस माइनस 0.75। बस ये फार्मूला अनसर्टेनिटी केस में जो लिमिटिंग एरर होती है उसके फार्मूले में रख देते हैं। मैंने आपको क्या बताया था अनसर्टेनिटी केस में, देखो हमारा केस ये रहेगा, हमारा फार्मूला अनसर्टेनिटी के केस में इसी फार्मूले को इधर कॉपी कर देते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेल W बाय डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी है। डेल W बाय डेल एक्स मीन्स डेल बाय डेल एक्स। W की वैल्यू यहाँ पर XY अपॉन Z है। मैंने आपको बताया था पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने का टेक्निक क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियली, तब जो अदर टर्म्स रहेगी उसे मैं कांस्टेंट मान लूंगा, तो y अपॉन z कांस्टेंट है, तो ये y अपॉन z बाहर आ जाएगा। और जब डेल बाय डेल एक्स x करेंगे तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सिमिलरली डेल W बाय डेल y करेंगे तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर होगी, x अपॉन z यहाँ कांस्टेंट रहेगा जो कि बाहर आ जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा। सिमिलरली डेल W बाय डेल z, यहाँ पर z कांस्टेंट है, 1 अपॉन जेड कॉन्स्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जेड भी नहीं, सॉरी, यहाँ पर x और y दोनों कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर जो 1 अपॉन जेड का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस XY अपॉन जेड स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, कैसे करेंगे देखो जरा इधर। डेल W बाय डेल एक्स की वैल्यू y अपॉन जेड है, y की वैल्यू यहाँ पर 20 है और z की वैल्यू यहाँ पर 50 है, 20 बाई 50, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4। यहाँ पर x अपॉन z, x की वैल्यू यहाँ पर 80 है और z की वैल्यू यहाँ पर 50 है। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए डेल W बाय डेल z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, माइनस x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 20 और z स्क्वायर की वैल्यू 50 स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.64। तो आपके पास डेल W बाय डेल एक्स की वैल्यू भी है, डेल W बाय डेल वाई की वैल्यू भी है, डेल W बाय डेल जेड की वैल्यू भी है। अनसर्टेनिटी 1 0.4, अनसर्टेनिटी 2 प्लस माइनस 1, अनसर्टेनिटी 3 0.75, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए जो एक्यूरेसी क्वेश्चन में गिवन है उसी को हम अनसर्टेनिटी मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो बस अब वैल्यू पुट करते हैं हमारे इस फार्मूले में। डेल W बाय W इक्वल टू अंडर रूट डेल W बाय डेल एक्स 0.4 का स्क्वायर, W1 0.4 का स्क्वायर प्लस डेल W बाय डेल वाई 1.6 है, 1.6 का स्क्वायर, W2 मीन्स 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करो या ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए छोड़ दो। डेल W बाय डेल जेड, इसकी वैल्यू माइनस 0.64 है, इसका स्क्वायर कर दो। W3 हमारा यहाँ पर हो गया 0.75, इसका स्क्वायर कर दीजिए। साइन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस साइन का स्क्वायर भी होगा तो भी प्लस ही हो जाएगा। तो बस इसे जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1.68, करके देख लो। तो ये हमारे पास एरर आ गई। ठीक है, एक लास्ट केस देख लेते हैं। इफ एरर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएंस, तो कोई फंक्शन है x जो कि x1 x2 और x3 का फंक्शन है, x अप टू xn, और एरर जो फंक्शन है वो वेरिएंस की फंक्शन है। तो अगर मैंने आपको जो फर्स्ट केस पढ़ाया था कि इफ एरर आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में एरर थी तो उसके लिए जो फार्मूला था वो ये था, x बाय डेल x1 का होल स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, डेल x बाय डेल x2 होल स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट केस की केस में लिमिटिंग एरर के लिए फार्मूला था, ये वाला फार्मूला था हमारा। तो इसी फार्मूले को मैंने वेरिएंस की केस में फार्मूला बना लिया। कैसे बना लिया?
क्योंकि जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फार्मूला है उसका स्क्वायर कर दो आप। ये इसका स्क्वायर कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फार्मूला था। तो मेरे पास वेरिएंस के केस में जो लिमिटिंग एरर आएगी उसके लिए मेरे पास फार्मूला आ गया। देखो इसका स्क्वायर किया तो ये लिमिटिंग एरर आ गई वेरिएंस के केस में, और जो जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे पास फार्मूला। बस इतना सा डिफरेंस है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में। सो थैंक यू गाइस।